तेरा भी कटेगा, फिर तू भी गणित पढ़ेगा। महाभारत का भी केस देखें तो गांधारी के 100 बच्चे थे, तो आर्टिफिशियली पैदा हुए थे। जापान वगैरह 6G पर काम करना शुरू कर चुके हैं। तो 5G में हम भले लेट हुए हैं, 7G 8G वहाँ पे हम दुनिया से सबसे पहले वो लॉन्च कर पाएंगे। छोटे शहर में भी बहुत सारे करोड़पति लोग होते हैं जो अफोर्ड कर सकते हैं। स्पर्म और एग ले लिया फीमेल मेल से और आर्टिफिशियल कोक बना दी। जितनी भी ऑनलाइन वेबसाइट है उन सबको ज़्यादा प्रेफर करते हैं। छोटे छोटे जो बिजनेसमैन है या एंटरप्रेन्योर है इनको बहुत नुकसान है। कॉम्प्लिकेशन बहुत सारा है। भारत के हर गांव तक पहुंचने में दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। टावर लगाना पूरे इंडिया में 7th लार्जेस्ट कंट्री है इंडिया, तो पॉसिबल तो है, इम्पॉसिबल नहीं है, बट इसमें टाइम लगेगा थोड़ा। क्या हम 4G स्मार्टफोन में 5G एक्सपीरियंस कर सकते हैं? आपको सामान लेने जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। जैसे आपने वो जो मेटा वाले जो स्पेक्स हैं वो लगाए हैं और आपने आपकी ही दुनिया क्रिएट कर ली है कि यार मैं घर से बाहर निकलूँ तो मुझे यार मेरे घर के आसपास का जो एरिया है मान लो नहीं पसंद है तो उसको मैं खुद मेरे मेटा में कुछ अच्छे से डिज़ाइन कर लूँ। कोई भी समुदाय हंसता रहेगा, पर वो इसलिए हंस रहा है क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट इतनी हार्श है कि उन्होंने बोला अगर आप हंसोगे नहीं तो आपको गोली से उड़ा देंगे। अब ज़रूरी थोड़ी ना है कि आप फर्टिलाइज़र अगर डाल रहे हो तो इक्वल अमाउंट में डल जाए आपसे, क्योंकि देखो गवर्नमेंट के कर्मचारी भी डार्क वेब पे बिठा के रखती है गवर्नमेंट। हाय गाइस, तो आज आपका स्वागत है हमारे नए पॉडकास्ट के पहले एपिसोड में। तो आज हमारे साथ हमारे गेस्ट हैं मिस्टर सौम्य श्रीवास्तव, जो कि एक IITian है। इन्हें सौम्य भैया के नाम से भी जाना जाता है और हमने इनके साथ पहले एक व्लॉग शूट करा था कि हाउ ही क्रैक्ड द IIT। अभी IIT मद्रास में है और वहाँ पे कुछ रिसर्चेस वगैरह कर रहे हैं। तो आज हमारा जो टॉपिक होने वाला है वो है 5G को लेकर के 5G के क्या प्रॉब्लम्स है, कैसे नेटवर्क काम करता है और कैसे ये हमारे लिए फ़ायदेमंद है और कहाँ तक नुकसानदायक भी है। सौम्य बड़े ही आसान शब्दों में हमें समझाएंगे। तो लेट्स आवर शो बिगिन। तो पहले मैं थैंक यू करना चाहता हूँ नैन नागर ब्लॉग्स का, जिन्होंने मेरे को उनके प्लेटफॉर्म पे इनवाइट करा। जो भी आज मैं बात करूँगा आपसे वो कहीं ना कहीं मैंने पहले पढ़ के रखा है, कहीं से नॉलेज इकट्ठा करा है डीप रिसर्चर्स की, तो उनको भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उनकी रिसर्च आज काम में आएगी। यानी मैं मेरा नॉलेज भी बोलूँगा पर मेजरली फोकस जो रहेगा वो रिसर्च बेस्ड पे है, जिन्होंने पहले से इस चीज़ के ऊपर काम करके रखा है। हाँ सौम्य, कैसा लग रहा है आज आपको? अच्छा लग रहा है, पहले भी अपन ने साथ में शूट करा है। तो अधिकतर कुछ भी आइडियाज़, जैसे मैं जब नया चैनल मैंने चालू करा था तो बहुत सारे ऐसे आइडियाज़ थे जो बड़े कॉम्प्लिकेटेड होते थे, वो प्रैक्टिकल नहीं थे, और उसमें मेरी बहुत मदद करी है सौम्य ने। आज के भी पॉडकास्ट में इसने बहुत सारी हमारी सेटअप करने में और कैसे क्या वही जुगाड़ू जो तरीके हैं उसमें हमारी मदद करी है। और इसी तरीके से हम आगे बढ़ते हैं हमारे टॉपिक पे। तो मेन टॉपिक हमारा है 5G। तो सौम्य, ये आसान शब्दों में आप बताएंगे कि व्हाट इज़ 5G? 5G कुछ भी नहीं है, सिर्फ इसका अगर अपन शब्दों पे अर्थ देखा जाए तो 5th जनरेशन है। 5th जनरेशन यानी कि एक स्पीड मिली है आपको बहुत अच्छी, यानी कि एज़ कम्पेयर टू आवर प्रीवियस जनरेशन दैट इज़ 4th जनरेशन 3rd जनरेशन। 5G में जो है वो स्पीड का बहुत महत्व है। अगर अपन एक प्रैक्टिकल एग्जांपल देखें अपने मम्मी पापा का, अपने मम्मी पापा हैं, हम उनके बच्चे हैं, हमारे और बच्चे होंगे, तो जो अपने मम्मी पापा की एफिशिएंसी थी वो एज़ कम्पेयर टू उनके बच्चे कम है, और जो हमारी एफिशिएंसी है वो एज़ कम्पेयर टू हमारा जो आने वाली पीढ़ी है उनमें जो एफिशिएंसी रहेगी उनमें ज़्यादा रहेगी, हम में कम रहेगी। तो 5G यही हैगा। 5G जो हैगा वो स्पीड से काम करेगा एफिशिएंसी के साथ। 4G के नेटवर्क से ज़्यादा नुकसान वेव से हमें 5G की वेव से होगा। तो क्या ये बात कितनी हद तक सही है या गलत है? देखो, नुकसान तो सभी चीज़ों का, अगर आप कुछ इनोवेटिव करते हो तो नुकसान साथ में आता है। ज़्यादा नुकसान है नहीं, मतलब इंसानों की बॉडी पे अभी तक फ़िलहाल में जितना भी रिसर्च हुआ है अभी कोई भी इंसान की बॉडी पे डैमेज नहीं हुआ है, ना कोई उसको दिक्कत आई है। हाँ, थोड़ा बहुत जानवरों को, एनिमल्स को लेके या जो अलग अलग क्रिएचर्स हैं उनमें माइट बी पॉसिबल कि इफ़ेक्ट देखने को मिला है। तो जो चिड़िया रहती है जब अपने घोंसले से खाना ढूंढने जा रही है फिर वापस घोंसले तक आ रही है, तो वो भी अपने साथ एक वेव छोड़ती हुई जाती है, मतलब कुछ ना कुछ ऐसा कि उसको याद रह जाए वो रास्ता। पर जो रेडियो एक्टिव वेव्स हैंगी मोबाइल टावर से जो निकलती हैंगी वो थोड़ा बहुत डिस्टर्ब करती हैं, उसको ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं होता है। और अगर आपको भी ऐसा लग रहा है कि यार आपको नुकसान हो सकता है 5G से, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है।
कुछ हद तक नुकसान तो होगा, पर वो भी एनिमल्स को है और वो उसका भी कुछ आगे कुछ हो सकता है सोम में, आगे चल के अगर कुछ टेक्नोलॉजी अपग्रेड होती है तो वो नुकसान थोड़ा कम हो जाए। अब जैसे नुकसान तो हर चीज़ का है, अगर आप कुछ ना कुछ इनोवेटिव करते हो, जैसा मैंने पहले भी बोला, तो आपको नुकसान तो हो रहा है साथ में, पर नुकसान आपका 10% हो रहा है पर फ़ायदा आपका 90% हो रहा है। यानी कि अगर नेट फ़ायदा ही हो रहा है अपना 80% का, तो हम फ़ायदे पे फोकस करेंगे और आने वाले समय में पॉसिबल है कि जितना भी नुकसान हुआ है उसको और कम करने की कोशिश करते रहेंगे। ठीक है, तो फिलहाल अभी आप इन्हीं सब चीज़ों पे रिसर्च कर रहे हैं? हाँ, जो 5G टेस्ट बर्ड होता है वो हमारे कॉलेज में हैगा। तो वो लैब जो रहती है वो पूरी कवर्ड रहती है, यानी कि बाहर का आप मोबाइल फ़ोन भी नहीं ले जा सकते वहाँ पे, ना वहाँ पे बाहर की रोशनी अलाउ रहती है। तो वहाँ पे बाहर का अलाउ क्यों नहीं रहता है मतलब? वो जैसे अपन रिसर्च करते हैं, जैसे जो नेटवर्क प्लेट होती है अपने मोबाइल की भी, टावर की भी, जो अपने नेटवर्क अपने मोबाइल में भेजती है, रिफ्लेक्ट करती है, एक मोबाइल से दूसरे मोबाइल में अपन बात करते हैं तो अपनी आवाज़ जाती है। तो उसमें कुछ भी ऐसा नहीं हो, जैसे अभी आपने देखा होगा, अभी हम बात करते हैं तो आवाज़ बहुत बार कटती है, इंटरनेट यूज़ करने में बहुत दिक्कत आती है। तो वो दिक्कत इसलिए आ रही है क्योंकि जो सन रेज़ हैं या जो डायरेक्ट लाइट, नेचुरल लाइट है, वो कॉम्बिनेशन ऑफ वन लाइट नहीं है, कॉम्बिनेशन ऑफ मल्टीपल लाइट्स है का वो। तो रिसर्च करने के लिए कि बाहर की चीज़ों का इस पर कोई प्रभाव ना पड़े, इसके लिए वो पूरा बंद रखना पड़ता है। जो अभी आपने वहाँ पे एक्सपीरियंस करा, उसकी डेंसिटी ज़्यादा है नेटवर्क की, या जो अभी वाईफाई हमें जो जो छोटा सा आपको देखने को मिला है 5G का हल्का सा एक्सपीरियंस करने को मिला है, उसमें और उसमें क्या अंतर है? मैंने वहाँ की कुछ खासियत है या वो सब सेम ही है? खासियत तो ये है कि जो आपको घर में यूज़ करने को मिला है वो फास्ट है, क्योंकि जो टेस्ट होता है ना, वहाँ पे नेटवर्क की स्पीड इतनी मायने नहीं रखाती है। टेस्ट करने के दौरान मतलब स्पीड तो हमको आपको तेज़ देना ही है, वो तो हमारा एक टास्क है, पर एक्सपेरिमेंट करते टाइम वो मायने नहीं रखाता है। एक्सपेरिमेंट करते टाइम ये मायने रखाता है कि बग नहीं आना चाहिए, एरर नहीं आना चाहिए, लैग नहीं आना चाहिए। आपके वीडियो में, आपकी वॉइस में आप भेजते हो किसी को, उसमें। तो यही सब कुछ चल रहा है आपके आईआईटी में। और ये कुछ बड़ा सा इंटरेस्टिंग ही मुझे आपकी शर्ट पे दिख रहा है, टी शर्ट पे। तो क्या लिखवा रखा है, मतलब ये आपने खुद ही लिखवाया है? ये लिखा है, तेरा भी कटेगा फिर तू भी गणित पढ़ेगा। तो ये मेरी ओरिजिनल लाइन नहीं है, मैंने कहीं से इंस्पायर्ड हूँ। एक अलग पांडे सर हैं फिज़िक्स वाला करके, उन्होंने जब पढ़ाते हैं तो बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं वो, मतलब टॉपिक को बहुत इंटरेस्टिंगली समझाते हैं। ऐसी टी शर्ट पहन के आते हैं, जैसे एक टी शर्ट पे लिखा था उनके, तेरा भी कटेगा फिर तू भी फिज़िक्स पढ़ेगा। तो उसने मेरे को बहुत मोटिवेट करा है कि कटने के बजाय अच्छा है ना, पहले अपन फिज़िक्स पढ़ लेते हैं, पहले अपन मैथ्स पढ़ लेते हैं तो अच्छा रहे। ऐसा ज़रूरी थोड़ी ना कि कटे फिर अपन डिप्रेशन में जाएं, फिर अपन पढ़ाई चालू करें उसके बाद आके फोड़ें। अच्छा है ना पहले से ही पढ़ के रख लें। तो पूरी दुनिया के कम से अगर हम कंपेयर करते हैं तो इंडिया में 5G थोड़ा लेट आया है, तो आपका ओपिनियन उसमें क्या है? मतलब ये क्यों लेट हो गया, और क्या ये मतलब अभी जैसे कि जापान वगैरह 6G पर काम करना शुरू कर चुके हैं, और हमारे भी जो मिनिस्टर्स वगैरह हैं जो नेटवर्क सेक्टर में हैं वो बोल रहे हैं कि जो आने वाला 2022 के दिसंबर से ही 6G के ट्रायल्स वगैरह लेना शुरू करेंगे। तो क्या हम इस रेस में, मतलब 5G लेट हो गया तो क्या 6G की रेस में भी लेट होते जाएंगे अब हमेशा, या क्या है? मतलब आप पूरा पर्सपेक्टिव उसका समझा पाएंगे? ऐसा नहीं है अपन लेट हैं और बाकी सब जल्दी हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। सबकी एक चाल रहती है। अब अगर अपन इंडिया की बात देखें तो अनएम्प्लॉयमेंट अपने चरम स्तर पे हैगा। अनएम्प्लॉयमेंट में भी ऐसे ऐसे लोग हैं जिनके पास स्किल्स की कमी है। तो इंडिया धीरे इसलिए काम कर पाया क्योंकि स्किल लेबर नहीं था हमारे पास में। उसके बाद कुछ भी नया करने जाते हैं तो गवर्नमेंट के लाखों टैक्सेस होते हैं, फिर इससे परमिशन लो, उसके साइन लेके आओ, ये वो, मतलब कॉम्प्लिकेशन बहुत सारा है, इसके लिए लेट हुआ है। पर अभी जो हैगा वो कॉम्प्लिकेशन एकदम रिड्यूस करने की कोशिश करी प्रेजेंट गवर्नमेंट ने, क्योंकि सारा काम ऑनलाइन कर दिया, सारा काम डिजिटल कर दिया उन्होंने। तो 5G में हम भले लेट हुए हैं पर 6G में भी मे बी लेट होंगे, पर जो और आने वाली जनरेशन है 7G 8G, वहाँ पे मेरे को ऐसा लगता है कि हम दुनिया से सबसे पहले वो लॉन्च कर पाएंगे। और सारे देशों ने नहीं लॉन्च करा है, जैसे जो बिग नेशन है जैसे अमेरिका, रशिया, जापान, चाइना, सिर्फ यही लोग कर पाए अभी तक लॉन्च। मैंने कहीं पर तो पढ़ा था ऐसा
कि जो 5G की जो वेव्स रहती हैं वो मतलब 4G की वेव्स से स्ट्रेंथ में थोड़ी सी कम रहती है, मतलब कह सकते हैं उसकी लेटेंसी कम रहती है। तो क्या ये भारत के हर गांव तक पहुंचने में दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है इसे? देखो, टावर लगाना पूरे इंडिया में 7th लार्जेस्ट कंट्री है इंडिया, तो पॉसिबल तो है, इम्पॉसिबल नहीं है, बट इसमें टाइम लगेगा थोड़ा। तो अभी क्या करा है, फाइबर केबल बिछा दिए हैं सब जगह। फाइबर केबल में क्या होता है, एक जगह से आपको इंटरनेट प्रोवाइड कर दिया हमने, जगह जगह पे उसके कनेक्शन दे दिए। अब वहाँ से जैसे पहले क्या होता था, डिक्स की केबल अपन लेते थे, तो एक केबल डाल दी उन्होंने पूरे शहर में, फिर आपको जितने घरों में कनेक्शन लेना है एक कट लगाओ वायर में और ले जाओ। तो फाइबर केबल का भी ऐसा ही है, एक कट लगाओ केबल में और इंटरनेट ले जाओ। तो गांव-गांव में इंटरनेट जो पहुंच पाएगा वो फाइबर केबल बहुत हेल्प करेगी उसमें बनवाने में, एज़ कम्पेयर टू टेलीफोन टावर। क्योंकि टेलीफोन टावर डालना कॉस्टली भी पड़ता है और पॉसिबल भी नहीं है इतने सारे डाल सकें, क्योंकि मेंटेनेंस भी उनका फिर भारी पड़ता है। एक बात तो ये भी थी, अब जैसे कि 4G अराउंड 2016-17 में लॉन्च हुआ था। अब बात यह है कि 22 आ चुका है, इसके बीच में हमको कोविड भी देखने को मिला। तो क्या 5G को मतलब हर तरीके से पूरे एक मतलब जो आज 4G का जितना नेटवर्क है उतना ही नेटवर्क बनाने में क्या ज़्यादा टाइम लगेगा या कम? नहीं, ऐसा नहीं होएगा। 5G को एज़ कम्पेयर टू 4G कम टाइम लगेगा, क्योंकि अपन अगर 1G से 4G पे आए, 1G से 2G में आने में हमने को 20 से 25 साल लगे थे, 2G से 3G में हम 10 साल के अंदर आ गए थे, 3G से 4G में लगभग इतने टाइम लगा था, 7-8 साल का। अब 4G से 5G में जो जा रहे हैं उसमें 5 साल का गैप इसलिए आया क्योंकि थोड़ा सा जो कोविड के 2 साल थे उसमें टेस्ट तो चालू थे, रिसर्च तो चालू थी, पर एक वो होता है ना कि नहीं कर पाता, अगर आपके ऊपर कुछ बर्डन है, कोई सी बीमारी का आपके घर में जाने जा रही हैं, तो आपका मन नहीं लगता कोई सी चीज़ करने में अच्छे से, एफिशिएंसी नहीं आ पाती है। तो अब 5G से 6G आने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, माइट बी पॉसिबल 2 से 3 साल। इसमें हम ये भी कह सकते हैं कि शायद तक ये जो 2 या 3 साल गए हैं जिसमें कोविड था उसमें लोड भी बढ़ा है, तो शायद हमने ज़्यादा अचीव कर लिया है उसके कारण। जैसे कोविड ने बहुत सारा अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट भी करा है, पर नए जॉब भी दिए हैं। जैसे कि पहले लोग ऑनलाइन शॉपिंग करना अवॉइड करते थे, शॉपिंग इन द सेंस सब्जी भाजी भी आजकल ऑनलाइन मंगवाते हैं लोग। तो जो स्ट्रीट वेंडर्स हैं उनका बिजनेस तो ठप हुआ है, पर ऑनलाइन से फार्मर्स को थोड़ा सा फ़ायदा मिला, क्योंकि उनका सारा सामान पहले जो नहीं बिक पाता था वो अब ऐसा हो गया कि लगभग बिक जाता है। और भी अगर अपन देखें तो कंटेंट क्रिएटर्स बहुत सारे आ गए हैं, उसके बाद अपने नॉलेज स्प्रेड करने वाले बहुत सारे लोग आ गए। जैसे पहले जो नॉलेज का सोर्स था वो लिमिटेड था, पर अब एकदम वास्ट हो गया है। अगर आपको कोई सा टॉपिक नहीं समझ आ रहा है तो आप तुरंत गूगल पे डालो, आपको लाखों वीडियो मिल जाएंगे उसके। तो वही है कि कहीं ना कहीं थोड़ा बूम तो मिला ही है 4G को, और ये 5G को भी मिलेगा आगे चलकर। हमारी पहले बात हो रही थी तो मुझे ये जानने को मिला था कि कैसे 5G के नेटवर्क काम करते हैं, क्या पेयर और ग्रुप होता है, कैसे नेटवर्क अपनी स्ट्रेंथ मतलब बढ़ाता है। थोड़ा आप उसको सिंप्लीफाई करके, क्योंकि मुझे भी वो टर्म्स वगैरह भी लेने में प्रॉब्लम हो रही है, तो थोड़ा आप उसको सिंप्लीफाई करके बताएंगे? हाँ, देखो अपन टेक्निकल टर्म्स में तो जाएंगे नहीं, क्योंकि आम जनता अपन टेक्निकल टर्म में जाने का कोई फ़ायदा है भी नहीं। और जो नेटवर्क होता है अपना वो 3 टावर के बीच में ट्रैवल करता है, यानी 3 टावर के बीच में वर्क करता है। पेयर होती है 2 की और ग्रुप होता है 3 का, यानी 3 एलिमेंट तो होने ही चाहिए ग्रुप आपको अगर रखना है तो जैसा अपना टावर हो गया, अपनी अर्थ गोल है, मतलब एकदम गोल नहीं है, थोड़ी सी बल्ज है इक्वेटर पे, पर अपन उसको स्फेरिकली कंसिडर कर रहे हैं। तो क्या होता है ना कि 3 टावर के बीच में वो आसानी से जो नेटवर्क रहता है वो आसानी से फ्लो कर लेता है। जैसे अगर अपन एक एग्जांपल देखें, इंदौर, शाहजहाँपुर और उज्जैन का, ये इंदौर हो गया, ये शाहजहाँपुर और ये उज्जैन। तो इंदौर से उज्जैन भेजा नेटवर्क आपने, तो थोड़ा सा उसमें वो आएगी, गिरावट आएगी। जैसे फ़ोटो भी होता है, अगर आप फ़ोटो से फ़ोटो बनाते हो या फ़ोन में भी स्क्रीनशॉट लेते हो तो हल्का सा ब्लर हो जाता है, वैसे नेटवर्क के साथ भी रहता है।
एक जगह से दूसरी जगह पे आपको ट्रैवल करवाना है तो उसमें थोड़ा सा गिरावट आती है। फिर उज्जैन में भी हमने टॉवर लगा दिया, अब यहाँ से शाहजहाँपुर भेजना है, इंदौर से ब्लर होके उज्जैन आया, उज्जैन पे टावर मिला तो उसको बूम करके शाहजहाँपुर भेज दिया। तो शाहजहाँपुर से उज्जैन से शाहजहाँपुर जो गया वो भी ब्लर हुआ, फिर शाहजहाँपुर से फिर इंदौर आ गया। यानी जो ब्लरनेस रहती है और ये इतनी स्पीडली होती है कि ब्लरनेस एकदम ख़त्म हो जाती है और आपको जो स्पीड है इंटरनेट की वो पर्याप्त मिल पाती है। अच्छा, इसके जो बैंड्स वगैरह का भी मुझे सुनने में आया था कि जैसे आजकल के जो स्मार्टफोन्स है, क्या वो 5G, जैसे 5G स्मार्टफोन्स आ रहे हैं, उनके नेटवर्क बैंड्स और एक नॉर्मल 4G के स्मार्टफोन के बैंड्स है, उनमें क्या अंतर है? क्या हम 4G स्मार्टफोन्स में 5G एक्सपीरियंस कर सकते हैं? कर सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं, क्योंकि जो 4G फ़ोन है उसमें जो आपकी नेटवर्क प्लेट डली हुई है जिसमें आप सिम डालते हो और जो सिम को डिटेक्ट करते हैं, उसका जो वर्क करने का तरीका यानी कि वो 10 है। एक अपन 1 से लेकर 100 तक की स्केल पे बात करें तो जो पुराने फ़ोन है अगर उसकी नेटवर्क कैपेसिटी प्लेट 10 की है तो 5G के लिए आपको 15 की यूज़ करनी पड़ेगी, क्योंकि 10 की आप यूज़ करोगे तो उस पर लोड बढ़ जाएगा और लोड बढ़ेगा तो उसके ख़राब होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो स्पीड तो आपको बढ़ी हुई थोड़े समय के लिए मिल सकती है, जैसे 1-2 महीना, ज़्यादा से ज़्यादा 3-4 महीना या 1 साल, पर इससे ज़्यादा नहीं मिल पाएगी। मतलब हमें 5G फ़ोन्स में अपग्रेड करना ही पड़ेगा। हाँ, और अगर आपको नहीं भी करना है 5G में अपग्रेड तो 4G का नेटवर्क की रेंज है वो भी इंक्रीज़ हो जाएगी 5G के आते ही। तो आप अपने नॉर्मल फ़ोन में जो आपके पास अभी है उसका यूज़ भी करके 5G का उस लेवल तक का अनुभव तो नहीं कर सकते हो, बट हाँ एक डिसेंट मैनर में हो जाएगा। ठीक है, जैसा कि आपने बताया कि स्मार्टफोन्स हमें अपग्रेड मैंने हर टाइम से नेटवर्क टावर्स, आपको हर चीज़ पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर को अपग्रेड धीरे धीरे करना पड़ेगा, तो ही मतलब वो पूरी तरीके से 5G का हम आनंद ले पाएंगे। अच्छा, मुझे एक आपके बारे में बहुत बात इंटरेस्टिंग लगती है कि सभी आपको सौम्य भैया के नाम से क्यों जानते हैं। आपका इंस्टा हैंडल भी उसी के नाम से है, चैनल भी उसी के नाम से है। खासकर मैं अभी घर पे आया तो आपको भी सब सौम्य भैया ही बोल रहे थे। इसके पीछे का क्या मतलब, कुछ राज वगैरह? भैया जो शब्द है वो अपने आप में एक अपनापन झलकाता है। हाँ। मैं कहीं पे भी जाता हूँ, कोई छोटा बच्चा भी है तो भी भैया बोलता है, बड़ा है तो बोलता है भैया इधर आना। मतलब किसी को भी मेरे साथ ऐसा नहीं लगता है कि मैं बड़ा हूँ या छोटा हूँ उनसे, वो भैया मेरे को एक प्यार देने के लिए बोलते हैं। भैया का मतलब ये नहीं है कि मैं बड़ा ही हूँ या सीनियर ही हूँ, बड़े लोग भी भैया बोलते हैं, छोटे लोग भी भैया बोलते हैं, उम्र वाले भी भैया ही बोलते हैं, तो वो एक प्यार झलकता है। तो सौम्य, जहाँ तक मुझे लगता है कि जो फ्रॉड्स, ऑनलाइन फ्रॉड्स भी बढ़े हैं, 4G आया है, सबको एकदम एक्सप्लोर करने का मौका मिला है, तो उसी हिसाब से थोड़े फ्रॉड्स भी बढ़ गए हैं। तो क्या 5G में भी हमको फ्रॉड्स, माने उसमें कुछ ऐसा है कि फ्रॉड्स कम होंगे क्या? सीधी सी बात। वो मैंने पहले भी आपको बताया था कि कुछ ना कुछ टेक्नोलॉजी आती है तो उसके एडवांटेजेस के साथ डिसएडवांटेजेस भी होते हैं। फ्रॉड जो है वो जनरली इसलिए होता है क्योंकि हम अवेयर नहीं रहते हैं, अवेयरनेस की कमी के कारण फ्रॉड होता है हमारे साथ में। हाँ, जैसे कि वो एक एंटीवायरस का ही हम ले लेते हैं कि बाय चांस आपके सामने कोई सी ऐसी साइट ओपन हो गई और आपने उसमें कुछ अलाउ कर दिया, तो मे भी आपका पूरा डाटा उनके पास लीक हो सकता है। तो जैसे नॉर्मल स्कैम्स के बारे में जिससे हम थोड़ा अवेयर हो जाएं, जैसे खासकर स्कैम्स में खासकर हमारे मनी को टारगेट करा जाता है, और आजकल जैसे कुछ यूट्यूब अकाउंट्स हैं, पर्सनल इंफॉर्मेशन को टारगेट करा जाता है। वही तो, और उसमें यूट्यूब चैनल पे अगर आपका अच्छा ट्रैफिक है तो उसको भी हैक कर लिया जाता है, या कोई सा आपका सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे कुछ भी हैंडल है, मैंने समझ गया, वो आप मतलब इनडायरेक्टली वो कहीं ना कहीं मनी से ही रिलेट करता है। तो आजकल ये बढ़ चुका है, यहाँ तक कि यूट्यूब क्रिएटर्स को भी वो 2 स्टेप वेरिफिकेशंस वगैरह सब कुछ ऑन करने पड़ते हैं। तो इसमें जो स्कैम होता है वो मेजर कॉज उसका ही रहता है कि हमारे पास में टाइम की कमी है। भले है नहीं पर फिर भी हम खुद को बहुत बिजी बताते हैं। अगर एज ए स्टूडेंट आप बात करें तो कॉलेज जाना रहता है, स्कूल जाना रहता है, ट्यूशन जाना रहता है, उसके अलावा भी अलग दुनिया है हमारी, पर हम इस कॉलेज, स्कूल, ट्यूशन, पढ़ाई की दुनिया में इतना खो चुके हैं कि जो अलग दुनिया है खेलने कूदने की, परिवार के साथ टाइम बिताने की,
उससे मतलब बहुत ज़्यादा ही टूट चुके हैं। और जो स्कैम अब हम टूट गए हैं, चिड़चिड़ापन भी रहता है हमारे अंदर, और हमको कोई सी भी चीज़ जल्दी जल्दी करने का एक वो रहता है कि फटाफट 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 हो जाए। तो आप कहीं पे भी जाते हो, ऑनलाइन जाते हो, तो आपसे एक्सेस मांगता है आपके फ़ोटो गैलरी का, आपके कॉन्टैक्ट्स का, और आपके ईमेल अकाउंट डिटेल्स का। मतलब ईमेल का तो जनरली नहीं मांगता, पर कुछ केसों में मांग लेता है वो। तो उसमें ये रहता है कि जो टर्म्स एंड कंडीशन रहती हैं उसके सब पार्ट्स भी रहते हैं कि आपको ये कंडीशन माननी है, ये नहीं माननी है, पर आप क्या करते हो, ऑल पे क्लिक करके एक्सेस दे देते हो उसको। तो वो नहीं करना चाहिए। हमारा टाइम इतना भी ज़्यादा कीमती थोड़ी ना है। 5 मिनट अगर निकाल के हम सब पढ़ लेंगे तो कोई प्रॉब्लम थोड़ी ना होगी। तो वो पढ़ लेना चाहिए एक बार, उसके बाद एक्सेस देना चाहिए। अब जैसे कि फ़ोन कॉन्टैक्ट्स का एक्सेस वो क्यों मांग रहा है, जैसे एजुकेशन प्लेटफॉर्म अनअकैडमी वगैरह जो हुए, वो अगर मांग रहे हैं तो ठीक है। आप एक स्टूडेंट हो तो आपके फ़ोन के अंदर भी बच्चों के नंबर होंगे, तो वो एक्सेस लेके उन बच्चों को फ़ोन करेंगे कोर्स बेचने के लिए। तो ये तो ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है। बट प्रॉब्लम कहाँ होती है जब कोई इलीगल वेबसाइट, जैसे आप थर्ड पार्टी एप्लीकेशन भी डाउनलोड करते हो अननोन सोर्सों से, तो प्रॉब्लम वहाँ पर होती है। तो मतलब वो तो आपको ही अवेयर रहना है, सीधी सी बात ये है। उसके बाद एंटीवायरस की जो आपने बात करी थी, तो एंटीवायरस ठीक है थोड़ा सा महंगा रहता है, 700-750 रुपये के अराउंड मिल जाता है 1 साल का सब वैलिडिटी के साथ आपको। तो अब 700-750 कोई इतनी बड़ी रकम नहीं है, एक बार में रिचार्ज करवाते हैं अपन इतना। तो एंटीवायरस फ़ोन में डलवा के रखना चाहिए, और सारे डिवाइस में डलवा लो जितने भी इलेक्ट्रॉनिक्स के ना, इंटरनेट की जिसमें अवेलेबिलिटी उसमें। जैसे आजकल यूट्यूब के जो बड़े क्रिएटर्स हैं वो भी ऐसा बोलते हैं कि आप अवेयर रहो, क्यों फालतू में मैंने वो एंटीवायरस के उस पर वो रहना। हम अवेयर तो रह सकते हैं, जैसे अपने मम्मी पापा हैं, जब तक वो हैं तब तक हमको टेंशन की ज़रूरत कम रहती है। बाय चांस अपन बाहर जाते हैं कहीं बाहर पढ़ने या कुछ भी एक्टिविटी करने, तब हमको हमारी टेंशन ज़्यादा होती है कि कैसे क्या सब मैनेज होएगा। तो मम्मी पापा आपके साथ हमेशा तो रह नहीं सकते हैं, आपको अपने तरफ से ही सेफ्टी रखना पड़ेगी। तो ठीक है ना, आप अवेयर रहोगे, पर कितना अवेयर रहोगे, एक टाइम के बाद अवेयरनेस ख़त्म हो जाती है। तो उससे अच्छा है ना कि हम हमारा कुछ मनी इन्वेस्ट कर दें और एंटीवायरस डलवा लें। तो यहाँ पे हमको सीधा सीधा समझ में आता है कि अगर आप इन्वेस्ट नहीं करना चाहते हो तो आप ज़्यादा अवेयर रहो, और अगर आप कर सकते हो तो बहुत बढ़िया बात है। मतलब वो जो हमें जो यूट्यूब पे बार बार दिखाया जा रहा था कि आप ना लो, तो वो डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप अगर ज़्यादा अवेयर रह सकते हो, जो कि आजकल हम नहीं रहते। तो वो मैंने फुल्ली आपके ऊपर ही डिपेंड करेगा। अब हम बात करेंगे, स्कैम्स तो हो ही गए, आजकल डार्क वेब के थ्रू जो टेररिज्म वगैरह, जो हम कह सकते हैं उसको डिजिटल टेररिज्म, उसमें 5G की क्या भूमिका रहेगी? मतलब देखो 5G कुछ ऐसा नहीं है। 5G मतलब स्पीड, नॉर्मल भाषा में अगर बोला जाए, अगर हमको एक वीडियो 10 सेकंड बाद दिख रही है, जैसे अमेरिका से इंडिया में कॉल करना है, या अमेरिका छोड़ो अपन चाइना से इंडिया में कॉल करवाते हैं, तो जो टाइम रहेगा थोड़ा सा टाइम कट जाएगा, लैग हो जाएगा। आप बोल रहे हो तो दिख पहले रहे हो, आवाज़ थोड़ी सी बाद में आ रही है। तो 5G का ये है कि एकदम सब साथ में भेजेगा, स्पीडली भेजेगा वो। और जब 5G मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तरफ एक बहुत ही बड़ा कदम है वो, यानी कि पूरी दुनिया का एक्सेस आपको हो जाएगा। तो जो टेररिज्म रहता है उसमें आपको, जब आप छोटे बच्चे ही रहते हो, 5-6 साल के हो, तब से ही आपको वहाँ पे फीड करवा दिया जाता है। मतलब आपके ऊपर आपके पापा होंगे या आपके दादा होंगे, वो टेररिस्ट होंगे, उन्होंने सोचा कि नहीं, टेररिस्ट में पैसा बहुत है, तो मेरे बच्चे को या मेरे पोते को भी मैं इसमें भेजता हूँ। तो उसमें भेज देते हैं आपको छोटी उम्र से। और अगर छोटी उम्र में ही अपने को ऐसी चीज़ें दिखा दी जाती हैं, अपने मन में कुछ भर दिया जाता है, कुछ फीड कर दिया जाता है, तो फिर वो कभी भी नहीं जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप भी अगर छोटे थे, जब छोटे थे आप, तो आपको स्कूल में आपकी किसी मैम ने बोला होगा कि ये सही है, ये गलत है। मे बी वो गलत हो मैम, पर आपके पापा मम्मी ने आपको सही करा हो, पर नहीं, आप किसकी बात मानोगे? आपकी मैम की बात मानोगे। तो ऐसा रहता है, जो छोटे बच्चे रहते हैं उनके लिए पेरेंट्स से ज़्यादा जो दूसरी अथॉरिटी है वो उनको जो बताती है वो ज़्यादा समझ में आता है। तो ऐसे ही इसमें भी है। अब 3-5-6 साल की उम्र में आप गए, आपको सब उनने बता दिया। जैसे पाकिस्तान और इंडिया का एग्जाम्पल लें अपन। पाकिस्तान में टेररिस्ट मतलब देश में नहीं पलते, बॉर्डर पे हैंगे,
इंडिया और पाकिस्तान के जो बॉर्डर एरियाज हैं वहाँ पे टेररिस्ट बहुत सारे हैं। तो उनको क्या बताया जाता है कि जैसे दिल्ली के अंदर आपको बम फुड़वाना है, तो जो मैं एक एग्ज़ाम्पल कंसीडर कर रहे हैं अपन कि जो इंडिया के मुस्लिम्स हैं उनकी कंडीशन ख़राब है, ऐसा टेररिस्ट के मन में फीड कर दिया उन्होंने। बता दिया कि आप इंडिया जाओगे तो मुस्लिम मतलब कोई भी समुदाय हंसता रहेगा, पर वो इसलिए हंस रहा है क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट इतनी हार्श है कि उन्होंने बोला अगर आप हंसोगे नहीं तो आपको गोली से उड़ा देंगे हम। ऐसा गलत, अब उनको ऐसा बता दिया, वो आए यहाँ पे किसी से बात करी, मुस्लिम या फिर और भी कम्युनिटी रहती है, पर मेजरली जो, क्योंकि पाकिस्तान में मेजरली मुस्लिम लोग ही रहते हैं इसलिए हम वो टारगेट करके बात कर रहे हैं। तो ऐसा हुआ। अब अगर कोई सब्जी वाले ठेले वाले से बात करी टेररिस्ट ने हंस के कि भैया आप कैसे हो, बोला मैं बढ़िया हूँ, कैसा लगता है आपको, अच्छा लगता है ये वो, तो वो बोल तो नॉर्मल ही रहा इंडियन, पर उस टेररिस्ट को लग रहा है कि नहीं ये झूठ बोल रहा है, क्योंकि उसको बचपन से फीड कर दिया है। और किसी का भी ब्रेन वॉश करने का तरीका है कि जहाँ पे उसको भेजना है आपको वहाँ के सारा एक्सेस दे दो, वहाँ पे क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, क्या क्या क्वेश्चन आ सकते हैं, क्या क्या सिचुएशन आएगी, और उन सिचुएशन में आपको इसको कैसे वर्क करवाना वो पहले से सिखा दो 15 साल की उम्र से पहले तक। तो फिर आप लाख कोशिश कर लो कभी भी नहीं भूलेगा और वो यही कंसिडर करता रहेगा। इसमें हम ये कह सकते हैं कि जैसे जो मेटावर्स आ रहा है अभी, वो भी कहीं ना कहीं उन्हें फ़ायदा पहुंचा सकता है। हाँ, क्योंकि मेटावर्स क्या है, एक वर्चुअल रियलिटी और एआर से रिलेटेड है। आप एक चश्मा पहनो, कान में ईयरफोन सिस्टम डालो तो आपको पूरा ऐसा लगेगा जैसे हम चेयर कुर्सी पे बैठे हुए हैं। अगर हम चश्मा पहन लेते हैं, कान में ईयरफोन सिस्टम डाल लेते हैं, तो हमको ऐसा लगेगा कि हम वही विजुलाइज कर रहे हैं। जैसे थाईलैंड घूमने चले गए, अमेरिका में स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के अंदर बैठ के घर बैठे वहाँ पे पढ़ रहे हैं। तो मेटावर्स के आने से क्या होएगा, टेररिस्ट को और विजुलाइजेशन दे देंगे। हाँ, मतलब वो अगर वो वहाँ से बैठे बैठे यहाँ पे क्राइम कर पाएगा क्या? अभी पॉसिबल नहीं है, बट जो ड्रोन वगैरह रहते हैं हमारे, अभी ड्रोन जो सिस्टम है उससे ऐसा कर सकते हैं। पर इंडिया में जो सिस्टम लगा हुआ है एंटी ड्रोन, एक आम भाषा में बोलें एंटी ड्रोन कंट्रोलर सिस्टम, कुछ भी डिटेक्ट होता है, अनइवन सैटेलाइट हुई, एरोप्लेन हुआ, कोई दूसरी बॉर्डर से आता हो, कोई ऑब्जेक्ट हुआ, वो हमारे सिस्टम में तुरंत के तुरंत डिटेक्ट हो जाता है और हमारे क्राइम ब्रांच वाले गवर्नमेंट तुरंत एक्शन ले लेते हैं। तो हार्म कुछ भी नहीं उससे। अच्छा, इसमें डार्क वेब जो हम अधिकतर सुनते हैं कि सारी इलीगल प्रैक्टिसेस उस पर होती है, 5G मतलब कहीं ना कहीं डार्क वेब में भी सहायक तो होगा। हाँ देखो, क्योंकि स्पीड है ना वो, तो सिर्फ तो डार्क वेब में जो पहले काम होता था, जैसे पहले 5 की स्पीड से हो रहा था, अब 25 की स्पीड से होने लगेगा, तो क्राइम जल्दी जल्दी बढ़ेंगे। हाँ, जैसे मैंने सुना है कि बहुत बार जो सेफ्टी सिस्टम होता है, मतलब जिसमें अपनी पूरी आर्मी आ जाती है, सिक्योरिटी सिस्टम है, पूरी आर्मी है अपनी, अपने जो रॉ एजेंट्स वगैरह हैं, ये खुद भी मतलब डार्क वेब का यूज़ करते हैं। हाँ। तो इन्हें भी उससे कुछ फ़ायदा होगा मतलब। हाँ, ये अच्छे काम के लिए यूज़ करते हैं, क्योंकि देखो गवर्नमेंट के कर्मचारी भी डार्क वेब पे बिठा के रखती है गवर्नमेंट, क्योंकि गवर्नमेंट के कर्मचारी जो रहते हैं वर्कर्स, वो एज़ कम्पेयर टू इलीगल पर्सनस थोड़े से वेल एडवांस रहते हैं, उनके पास नॉलेज रहता है। तो डार्क वेब पे बिठाने का मतलब ये रहता है कि अंदर की इंफॉर्मेशन निकालना। और गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ जो डार्क वेब पे बिठा के रखे हैं उनकी आइडेंटिटी कभी भी रिवील नहीं करती है गवर्नमेंट। तो मतलब वही सीधी सी बात हम मान लेते हैं कि हर जगह के प्रोज एंड कॉन्स तो रहेंगे ही सही। थोड़ा 5G आया, स्पीड मिली है, तो जो चीज़ें अभी लैग कर रही थी, जैसे कि हम गेमिंग इंडस्ट्री को ले सकते हैं, क्योंकि उसमें तो कुछ पार ही नहीं है। आप एक डिसेंट सेटिंग पे एक अच्छे से गेम को एंजॉय कर सकते हैं, और अब ये है कि आपके पास कोई लिमिट नहीं है उसकी, मतलब बहुत ज़्यादा अच्छा एक्सपीरियंस कर सकते हैं, बिल्कुल रियल। इन सब का प्रभाव क्या हमारे बॉडी पे पड़ेगा, खासकर जैसे कि अभी 4G आने के बाद कुछ स्टडीज़ ऐसा हुई है कि हम अटेंशन हम किसी भी चीज़ पर ज़्यादा देर नहीं रख पाते। आजकल जो शॉर्ट कंटेंट है या रील्स आ रही हैं, यूट्यूब शॉर्ट्स आ रहे हैं, तो हमारा जो अटेंशन का स्पेंड टाइम है वो कम होते हुए जा रहा है, टाइम स्पेंड कम होते हुए जा रहा है। तो ये हमें जो आम जीवन है हम जी रहे हैं उसको कहीं ना कहीं और ज़्यादा नुकसान तो पहुँचाएगा ये। तो इस पर मतलब क्या कहना चाहेंगे कि 5G क्या कुछ ऐसा कर सकता है कि हमारा वापस से अटेंशन टाइम वापस बढ़ जाए, या कुछ
बॉडी के बेनिफिट्स हमें दे, मतलब जो हमारी हेल्थ बेनिफिट्स हो उसमें। देखो रिटेंशन टाइम का तो ऐसा है कि ये जो आपने बोला, ये आपने भी कहीं पढ़ा होगा, सुना होगा। रिटेंशन टाइम के बारे में जो आपने बताया वो एक प्रकार से गलत है। मतलब जो किसी भी एक चीज़ पे अटेंशन मतलब एक चीज़ पे फोकस करना, और रिटेंशन मतलब उस फोकस को याद रखना हमेशा के लिए या फिर थोड़े टाइम के लिए। तो जो गेमिंग की दुनिया है, जो बच्चे गेम्स खेलते हैं उनका पूरा फोकस गेम पे रहता है। तो आप गेम के बारे में उनसे कुछ भी पूछ लो, वो सब आपको बता देंगे। तो इसका मतलब यही हुआ ना कि उनकी अटेंशन थी उस एक चीज़ के प्रति, तो ही वो अपने को बता पा रहे हैं। क्योंकि हमारी बॉडी ऐसी डिज़ाइन है कि हम एक टाइम पे एक ही चीज़ पे अटेंशन कर सकते हैं। अगर आप स्टूडेंट हो, आप जब छोटे बच्चे रहे होगे फर्स्ट सेकंड थर्ड क्लास के, तो आपको लिखना टीचर 3 टाइम्स लिखने का 5 टाइम्स लिखने का होमवर्क दिया करती थी, तो मज़ा आता था उसमें, क्योंकि उस टाइम पे वो अटेंशन का वो था हमारे लिए। पर उसमें आपको मजा आता था, हमें तो मतलब हाँ, आपका कहने का यही है मतलब कि आपको जो नई चीजें मिल रही हैं उसमें अपने आप ही अटेंशन बढ़ेगा। तो हम इसे एक गलत आदत नहीं बोल सकते। हाँ। पर ये कहीं ना कहीं ब्रेन को ड्रेन आउट कर देती है। हाँ। क्योंकि फिजिकल एक्टिविटीज कम होते जा रही है। ब्रेन कोई आपका मोबाइल फ़ोन या कंप्यूटर डिवाइस नहीं है कि उसमें इतनी अपने स्टोरेज दे दी 500 GB की, 1000 GB की, तो सब कुछ स्टोर कर ले। ब्रेन के पास स्टोरेज तो अनलिमिटेड है, पर वो ऐसा नहीं है कि कुछ भी फीड कर सकता है। वो वही फीड करेगा जो अच्छा लगता है उसको। जो गेम खेलते हैं उनको गेम अच्छा लगता है, तो वो सिर्फ गेमों की चीज़ फीड करेगा अपने अंदर। उनको किसी ने बोला कि आज ये काम करना है, वो काम करना है, तो वो ठीक है आधे घंटे याद रख लेगा, पर उस काम को करने में अगर इंटरेस्ट ही नहीं है आपका, तो ब्रेन ऑटोमेटिकली भूल जाएगा उस चीज़ को। अच्छा, मतलब अब यहाँ पे अपने को सभी को अपनी अपनी खुद की एक नीश, माने जो नीश कंटेंट है जिसको देखने में मज़ा आता है, वो पर्टिकुलर उसी का कंजप्शन करेगा। हाँ, अब जैसे आपने यूट्यूब पे भी देखा होगा, जैसे मैं कॉमेडी वीडियोस देखना पसंद करता हूँ, भुवन बाम हो गया उसके। वेब सीरीज़ भी अगर मैं देखता हूँ तो जीतू भैया हैं, सिर्फ उनकी देखना पसंद करता हूँ, क्योंकि मेरा जो ब्रेन है वो उस चीज़ को अंदर लेता अपने अंदर। क्योंकि जो जीतू भैया की वेब सीरीज़ हो गई या भुवन बाम की वीडियोस हो गए, वो एकदम बहुत ही निचले ग्राउंड लेवल की लाइफ से रिलेटेड रहता है। अब हो सकता है आपको कुछ और देखना पसंद हो, पॉडकास्ट देखना पसंद हो या फिर इंटरव्यूज़ देखना पसंद हो, क्योंकि आपके ब्रेन वो लेना पसंद कर रहा है ज़्यादा। तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है कि हाँ, बट अपने को सारी चीज़ें लिमिट में करना चाहिए। जैसे लिमिट में देख, यूट्यूब भी आप स्क्रॉल देख रहे हो, इंस्टा की रील्स भी स्क्रॉल करो, तो एक लिमिट में करो, ताकि ये चीज़ तो जो आपको अच्छा लग रहा है वो तो मैक्सिमम फीड हो जाए, पर जो कंटेम्प्रेरी चीज़ है जिनका फीड होना आवश्यक है वो भी फीड होता रहे, उसको हम भूलें नहीं। अभी मैं कल ही एक पॉडकास्ट देख रहा था जिसमें बियर बाइसेप्स का, जिसमें टेक बर्नर उसमें बता रहे थे कि जो मेटावर्स के लिए जो आपने बताया कि एक जो चश्मा रहता है वो पहले बहुत हेवी हुआ करता था, अब वो भी टेक्नोलॉजी के थ्रू लाइट होते जा रहा है। हाँ। तो आगे चलकर कुछ हमेशा प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं कि शायद तक कुछ ऐसे लेंसेज ही आ जाएंगे ना। मेरे को अगर अपन देखें तो हमारे जो सबसे पुराने फ़ोन हुआ करते थे 2-2 किलो के 3-3 किलो के होते थे जब इन्वेंट हुए थे, फिर थोड़े से रिड्यूस हुए, अब कितने हल्के रहते हैं, 500 ग्राम से ज़्यादा का फ़ोन नहीं रहता अपना। तो समय के साथ साथ वेट कम होता जाता है, फीचर्स बढ़ते जाते हैं, तो इसमें भी हो जाएगा। अच्छा, मुझे और थोड़ी सी ऐसा इमेजिन मैं कर पा रहा हूँ कि जैसे आपने वो जो मेटा वाले जो स्पेक्स हैं वो लगाए हैं और आपने आपकी ही दुनिया क्रिएट कर ली है कि यार मैं घर से बाहर निकलूँ तो मुझे यार मेरे घर के आसपास का जो एरिया है मान लो नहीं पसंद है, तो उसको मैं खुद मेरे मेटा में कुछ अच्छे से डिज़ाइन कर लूँ। तो क्या ऐसा पॉसिबल है अभी मैंने आने वाले 1-2 साल में? 1-2 साल में तो नहीं, बट आने वाले 15 साल के अंदर पॉसिबल। अभी फिलहाल तो नहीं होगा यार। हाँ, क्योंकि होता है कि जैसे आपको कुछ एरिया पसंद नहीं हो तो सबका अपना अपना मेटा होगा, वहाँ पे अपने अपने सामान भी आप खरीद सकते हो। मतलब आपने डिज़ाइन कर लिया है कि हाँ यहाँ पे कुछ भी नहीं है, आपको गार्डन ही दिखेगा। जैसे आपको कहीं बाहर जाने में कुछ सामान लेने जाना है, हाँ। तो आपको सामान लेने जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। थोड़े समय बाद रोबोट ही आके आपको फ्री डिलीवरी करके जाएंगे, क्योंकि रोबोट को चार्ज करना है सिर्फ, और भी कुछ मेंटेनेंस थोड़ा बहुत ही रहता है उसमें। एज़ कम्पेयर टू ह्यूमन बॉडी, रोबोट का मेंटेनेंस ईजी है।
और हाँ, आप उसमें थोड़े से नेग्लिजेंस जो ह्यूमन एरर्स है वो भी कम हो जाएंगे। हाँ और अच्छा, इस टेक्नोलॉजी में कहीं ना कहीं हमारे जो स्किल्स हैं या कुछ सिलेक्टेड जॉब्स हैं उनको भी नुकसान तो हुआ होगा। तो हमें, जैसे हर किसी का इंटरेस्ट नहीं होता है कि वो सब कुछ एक ही फील्ड में काम करे। जैसे अभी तक एक डिजिटल ईरा है, अभी तक का सबसे बड़ा डिजिटल ईरा अभी हुआ है। उसमें हर किसी को पसंद नहीं है कि वो कोडिंग करे या वो क्रिएटर बने या ऑनलाइन जाए। तो एक बात तो ये है कि परिवर्तन तो करना चाहिए। तो वो किस हद तक परिवर्तन कर सकता है, और एक ये भी है कि उसका पूरा, जैसे कुछ बिजनेसेस हैं जो बिल्कुल ही ठप हो चुके हैं, और जो जो बेसिक नीड वाले हैं वो तो जीवन भर चलेंगे, पर जो नॉर्मल बिजनेस हैं जिन्हें जो नुकसान हुआ है वो इतनी जल्दी एडेप्ट नहीं कर पा रहे हैं और वो पीछे होते जा रहे हैं। तो क्या हमें अब आगे जो एडेप्टेबिलिटी है इस ईरा के बाद, ये जो अभी कुछ आने पिछले 3 सालों में हुआ है, इसमें कुछ ग्रोथ देखने को आपको नज़र आती है कहीं ना कहीं आपके आसपास के एरिया में? जैसे अब एक सेक्टर इंक्रीज करता है तो कंटेम्प्रेरी दूसरा सेक्टर डाउन करता है। जैसे अपन अमेज़ोन पे ख़रीदते हैं तो अमेज़ोन पे जो रिटेलर्स हैं या होलसेलर हैं वो अपना सामान बेच रहे हैं, उनका तो फ़ायदा हो रहा है, पर जो लोकल रिटेलर है उसका नुकसान होता है। तो नुकसान मतलब इन द सेंस इसलिए होता है क्योंकि जो अमेज़ोन पे बेचता है उसका दिन में 10 सामान बिकता है, और जो दुकान से बेचता है उसका दिन में एक ही सामान बिक रहा है। दुकान आपने खोल के रखी है तो आपको उसका किराया देना पड़ता है, उसका मेंटेनेंस लगता है, उसमें इलेक्ट्रिसिटी खर्च होती है, इसलिए आपको प्राइस बढ़ा के रखना पड़ता है। अब जो अमेज़ोन पे बेच रहा है उसने कोई दुकान नहीं खोल के रखी है, उसने एक कमरा लिया गोडाउन टाइप, वहाँ पे सारा सामान भर दिया, वहाँ पे उसको किसी को दिखाना नहीं है, शोरूम नहीं बनाना है, उसका खर्चा बचा लिया, लाइट का खर्चा बच गया। सिर्फ थोड़ा बहुत होता है साफ़ सफाई वगैरह का, वो खर्चा होता है। मतलब अगर आप दुकान पे बेच के 1 किलो सेवफल 100 रुपये में बेच रहे हो, तो आप ऑनलाइन अगर जाते हो तो वह 80 में बेच सकते हो, और 80 के आप 10 किलो बेच दिए तो 800 रुपये। पर यहाँ पे आप दिन का 100 कमा रहे हो, वहाँ पे दिन का 800 कमा रहे हो, यानी कि 700 रुपये का डिफरेंस यहीं पे आ गया आपका। तो इसलिए अमेज़ोन मतलब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म प्रीफर करते हैं लोग, पर इसके लिए हम लोकल रिटेलर को भी इग्नोर नहीं कर सकते। उसके लिए भी गवर्नमेंट को कुछ पॉलिसीज़ बनानी चाहिए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग रहते हैं जो दुकान खोलते हैं, उनको टेक्नोलॉजी के बारे में ज्ञान नहीं है। तो गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए कि सबको बताना चाहिए, टेक्नोलॉजी के बारे में अवेयरनेस क्रिएट करनी चाहिए, उनको स्मार्टफोन प्रोवाइड करवाना चाहिए, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। कहीं ना कहीं हम मतलब इसे झुटला नहीं सकते कि जितने भी, जैसे हम, खासकर मैंने देखा है, हम बहुत टायर 3 सिटीज़ में रहते हैं, और यहाँ भी मतलब जो क्रेज़ है ऑनलाइन परचेसिंग का वो कुछ कम नहीं है। जैसे अभी किसी ने, मतलब कुछ मेरे ही पड़ोस में था कि उनको कुछ क्लीनर मंगाना था, और वो 5 दुकान या 5 घर छोड़ के एक शॉप थी वहाँ से नहीं मंगाते हुए वो ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं। तो ये कुछ मार्केटिंग का भी गेम है। वहाँ पे वैरायटी मिलती है ना आपको, केमिकल तो रिलीज़ होते हैं वो तो अलग बात हो गई, पर वहाँ पे वैरायटी मिलती है। अब लोकल में आप एक दुकान पे जाओगे तो ज़रूरी थोड़ी ना कि आपको 5 अलग अलग कंपनियों के प्रोडक्ट मिल जाए वहाँ पर। अमेज़ोन पे घर बैठे या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में घर बैठे बैठे आपको 10 कंपनियों के। कहीं ना कहीं हम ये भी तो कह सकते हैं उसमें कि आगे चल के ऑफलाइन बिल्कुल ही ख़त्म हो सकता है। ख़त्म हो भी सकता है, और जो ऑफलाइन वाले हैं वो सब ऑनलाइन में आ जाएंगे। मतलब हम घुमा फिरा के बोल सकते हैं कि गवर्नमेंट खुद चाहती है कि सब कुछ ऑनलाइन हो जाए। हाँ, सीधी सी बात है। मतलब पैसों का जो वो है एक टैक्स कलेक्शन है उसकी चोरी रिड्यूस कर सके। अच्छा। हाँ, मतलब कहीं ना कहीं हम जो गवर्नमेंट को ब्लेम कर रहे हैं कि सब कुछ ऑनलाइन हो गया है, हमारी बिक्री नहीं हो रही है, खासकर जो छोटे छोटे एंटरप्रेनर्स हैं। मतलब हमारे यहाँ एंटरप्रेनर्स मतलब कि अगर कोई वेजिटेबल वेंडर है, लगा रहा वो भी है। हाँ, कोई वेजिटेबल वेंडर है, या जो पानी पूरी खिला रहा है, या किसी का छोटा सा स्टॉल है खाने का, या कोई ने कुछ कर रखा है जो छोटे लेवल पे कर रहे हैं, उन्हें भी कहीं ना कहीं गवर्नमेंट डायरेक्टली बोल नहीं सकती, क्योंकि डिप्लोमेटिक चीज़ें हैं ये। वो कहना चाहती है कि आप भी ऑनलाइन शिफ्ट हो जाए, और हमें जल्द से जल्द होना पड़ेगा। एजुकेशन भी हो सकता है, हम हो सकता है कुछ ज़्यादा पैसा बचा के और उधर कम में ज़्यादा कुछ ग्रोथ कर सकते हैं। जहाँ तक हमने अभी 5G की बात करी है, इसका मतलब 5th जनरेशन से था,
ना कि आप सोच रहे होगे जियो 5G एयरटेल 5G, उससे बिल्कुल भी नहीं था। 5th जनरेशन मतलब एक जनरेशन आगे की, 4G से 5G में जो शिफ्ट हुए हैं हम, 4th जनरेशन पे 5th जनरेशन पे स्विच हुए हैं, तो उसके बारे में बात चल रही थी। अच्छा, जैसे हम 5th जनरेशन में बात कर रहे हैं तो इसमें हर हर सेक्टर में कुछ ना कुछ नया होने वाला है। जैसे हम एक एग्रीकल्चर सेक्टर की बात करते हैं कि फार्मर्स को क्या बेनिफिट्स हो सकता है। अब जो एग्रीकल्चर सेक्टर जो है, जैसे कि किसान हो गया, उसके पास जो ज़मीन है उसकी उसमें सॉइल कौन सी डली है, उसकी फर्टिलिटी क्या है, जहाँ पर वो खेती कर रहा है वहाँ पे पानी की अवेलेबिलिटी है कि नहीं, अगर नहीं है तो कौन सा क्रॉप डालें जिसमें कम पानी का यूज़ होता हो, कौन सा फर्टिलाइज़र डालें जो सस्ता भी पड़े हमको और हमारा बजट में काम हो जाए। तो उसके लिए क्या रहेगा, जैसे चावल की खेती आप कर रहे हो अगर, तो एक स्ट्रेट लाइन में आपने उसके पौधे लगा दिए। अब ज़रूरी थोड़ी ना है कि आप फर्टिलाइज़र अगर डाल रहे हो तो इक्वल अमाउंट में डल जाए आपसे, क्योंकि आप ऐसे हाथ में लोगे, ऐसे ऐसे छिड़क दोगे, या फिर जो बॉटल आती है फर्टिलाइज़र छिड़कने की उससे भी छिड़कोगे तो प्रॉपरली नहीं छिड़क पाओगे। तो उसके लिए क्या होगा ना कि माइक्रो कैमराज, एक जैसे 5G के आने के बाद रोबोट्स हैं, उसमें माइक्रो कैमरास लगे हुए हैं, वो अंदर तक जाके डेप्थ तक जाके पूरी इन्फॉर्मेशन निकाल लेंगे कि यहाँ पे ज़रूरत है, यहाँ पर ज़रूरत नहीं है, हम कहाँ पे डालें कहाँ नहीं डालें। पानी का भी हो गया कि पूरे खेत में आपको बराबर पानी की ज़रूरत नहीं लगती। अगर आपके पास पानी कम है और उसका आपको उपयोग करना है, जैसे कि कम इसमें ज़्यादा वो करना है, तो उसके लिए जो 5th जनरेशन के रोबोट्स हैं वो काफ़ी हेल्प करेंगे। एक एक सेक्टर रहता है, उसमें अगर बात वही है कि जिसको ग्रोथ दिखती है तो वही सेक्टर ज़्यादा बूम करता है। हम कंपेयर कर सकते हैं जैसे टेक्नोलॉजी के सेक्टर को मेडिकल की जो टेक्नोलॉजी है उसमें, कि मेडिकल की टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा जल्दी अपडेट नहीं कर पा रही है। तो मतलब आप कह सकते हैं काइंड ऑफ टेक्नोलॉजी सेक्टर वर्सेस मेडिकल सेक्टर। तो जैसे कि टेक्नोलॉजी हो गया और मेडिकल हो गया। टेक्नोलॉजी में क्या होता है, नॉन लिविंग थिंग पे एक्सपेरिमेंट होते हैं, रिसर्च होते हैं, यानी कि उसमें लिविंग बॉडी पे कोई इतना ज़्यादा हार्म नहीं होता है। हाँ होता है, जैसे जानवरों से हमको कुछ प्रोडक्ट मिलते हैं मोबाइल फ़ोन में यूज़ करने के लिए, लिथियम आयन बैटरी जो बनाते हैं उसमें भी कुछ प्रोडक्ट, उसके भी कुछ एरिया में जानवरों का यूज़ होता है। तो ठीक है, वो इतना हैवी यूज़ नहीं रहता है, वो हम एफोर्ड कर सकते हैं। और मेडिकल का क्या हो गया, मेडिकल में आपको एक्सपेरिमेंट करना है तो इंसानों की बॉडी लगती है। जानवरों पे तो आपने कर लिया, पर इंसान पे जैसे नई मेडिसिन ही बनी है तो आपने पहले चूहे पे एक्सपेरिमेंट करा, हो सकता है 10 बार असफल रहा, 11वीं बार सफल हो गए, पर इसकी कोई गारंटी नहीं है कि जो चूहे पे मेडिसिन चल गई वो इंसान पे भी चल जाएगी। तो ऐसा करने के लिए हमको एक्सपेरिमेंट करने के लिए इंसान, स्पेशली मेडिकल लाइन में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है। जैसे एक मेडिसिन बनाने में 5-6 साल का समय, अच्छी मेडिसिन आपको बनानी है। अब अगर कोविड की बात करें, कोविड की वैक्सीन जो आई थी हमारे पास, उसमें जल्दी इसलिए हुआ क्योंकि उसकी नीड बहुत जल्दी थी, इसलिए वो वाली चीज़ जल्दी से आ गई, उसमें ग्रोथ जल्दी से कर लिया, हमारे साइंटिस्ट ने जल्दी से बना ली। पर अगर कैंसर की मेडिसिन की बात देखें या फिर कुछ और देखें, तो कैंसर की दवा आज तक उस कंडीशन में नहीं बन पाई है कि उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट हो जाए, क्योंकि कमी है इंसानों की, या जो रेडी हैं अपने इच्छा से कि हाँ भाई तुम हमारी बॉडी के ऊपर एक्सपेरिमेंट कर लो। मैंने कहीं तो पढ़ा है ऐसा कि आर्टिफिशियल रिप्रोडक्शन तक भी के कुछ ट्रायल्स हुए हैं और उसमें भी उन्हें कहीं ना कहीं कुछ थोड़ी सक्सेस मिली है। हाँ, जैसे आर्टिफिशियल रिप्रोडक्शन जो है वो सही भी है। जैसे आपने एक सैरोगेसी के बारे में सुना होगा कि आप खुद अपने बच्चे को अंदर नहीं लेना चाहते हो, किसी और की कोख में पलवाना चाहते हो, वो तो आज पॉसिबल है। पर उसमें भी क्या होता है ना, अगर आप बेबी को बॉर्न करते हैं, बेबी को जन्म देते हैं, तो जो फीमेल रहती है उसके साथ बहुत सारी ऐसी चीज़ें हो जाती हैं कि फिर उसकी बॉडी पुरानी तरह की एफिशिएंसी के साथ काम नहीं कर पाती है। कर तो लेती है पर उसको बहुत मेहनत करनी पड़ती है, अलग अलग केमिकल अंदर लेने पड़ते हैं, गोली खानी पड़ती है, दवाई खानी पड़ती है। अब आर्टिफिशियल रिप्रोडक्शन में क्या होएगा, स्पर्म और एग ले लिया फीमेल मेल से और एक आर्टिफिशियल कोक बना दी, जिसको हिंदी में कृत्रिम गर्भ बोलते हैं, उसके अंदर फर्टिलाइज करेंगे। रिसर्च चल रही है, एलोन मस्क बहुत रिसर्च कर रहा है इसके ऊपर, उसको इंसानों को मार्स पे भेजना है।
तो मार्स पे भेजने के लिए आम जनता तो रेडी होगी नहीं, आर्टिफिशियल बेबीज़ को ही बॉर्न करना पड़ेगा। और इसके फ़ायदे भी हैं कि जो लेबर डिपार्टमेंट है, अगर वो बेबी को चाहता है तो उस काम भी करना उसको, क्योंकि उसका डेली वेजेस पे निर्भर करता है पूरा का पूरा, तो वो उस लेवल का काम नहीं कर पाता है। अगर आपको बेबी चाहिए तो ठीक है, आप आर्टिफिशियली ले लो और अपना काम भी जारी रखो, तो आपके पैसे भी आते रहेंगे और आपका काम भी हो जाएगा। मतलब जैसा कि आपने बोला कि अगर आपको काम करना है और आपके पास टाइम नहीं है इतना, मतलब हम ज़्यादातर पैसे को महत्व दे रहे हैं, तो क्या हमारे पैसे वहाँ पर ज़्यादा स्पेंड नहीं हो जाएंगे? क्योंकि मुझे जहाँ तक इतना नॉलेज है कि आर्टिफिशियल रिप्रोडक्शन इतना चीप तो होगा नहीं, जहाँ तक मुझे लगता है कि उसकी केयर करने में और अच्छे से केयर करने में और उसको अच्छे से सहेज कर रखने में ज़्यादा पैसा खर्च हो सकता है। तो कहीं ना कहीं आप तो ऐसा बोल रहे हो कि आप ज़्यादा पैसे कमा लो और उधर खर्च कर दो। वो ऐसा है कि जैसे आज की अगर बात करें, अगर आज से ये चालू हो जाए तो आज ज़रूर ज़्यादा पैसे लगेंगे, तो जो कमिंग टाइम है 50 साल 60 साल वहाँ पे कम हो जाएगा। क्योंकि अगर हम देखा जाए तो पहले 2013-14 में इंटरनेट 1 GB 300 का मिलता था, पर आज वो 5 रुपये से भी कम का मिलता है। यानी कि हम देखा जाए तो 60% प्राइस रिड्यूस हो गई है उसकी। तो अगर हम ऐसा चाहें, एक नॉर्मल डिलीवरी भी होती है तो 50,000 खर्च होता है उसके लिए, तो ये तो हर कोई अफोर्ड कर ही सकता है। मजदूर वर्ग को भी करना ही चाहिए, या फिर गवर्नमेंट हॉस्पिटल में करवाना है आपको तो वहाँ पे फ्री में भी होता है। तो गवर्नमेंट स्टेप्स लेगी, इसको मिनिमम नॉमिनल प्राइस पे लेके जाएगी, हो सकता है फ्री भी रखे, क्योंकि इसमें ज़्यादा मतलब इंसानों का खर्चा नहीं, इसमें सिर्फ मशीनों का ही खर्चा है, और मशीनों का खर्चा इंसानों के खर्चे से कम रहता है। क्या ये 5th जनरेशन में ये काम हो सकता है? 5th में तो नहीं होएगा, आगे 2-3 जनरेशन और लगेंगी, 7th 8th तक परफेक्टली 7th 8th तक हो जाएगा। अच्छा, आप इतना बता दो कि 5th में हम कहाँ तक पहुँच सकते हैं? मतलब जैसे 5th और 6th जनरेशन का कंबाइंड अगर अपन करें तो इंसानों पे तो इतना अच्छे से नहीं हो पाएगा, पर जानवरों का परफेक्टली हो जाएगा। और जानवरों पे अगर एक बार परफेक्टली हो गया, एक जानवर का आर्टिफिशियली अच्छे से हमने बर्थ करवा दिया, तो फिर इंसानों पे बहुत जल्दी कर लेंगे। अगर जैसे अपन महाभारत का भी केस देखें तो गांधारी के 100 बच्चे थे, आपने भी सुना होगा। तो वो कोई ज़रूरी नहीं है नेचुरली पैदा हुए हों, ऐसा बहुत सारी बुक्स में भी लिखा है। अगर अपन पुरानी बुक्स, नॉलेजेबल बुक्स पढ़ें, उसमें भी लिखा है कि वो आर्टिफिशियली पैदा हुए थे, यानी कि उनको किसी का वरदान मिला था। पुराने ज़माने में उसको मंत्र विद्या कहते थे, और इस ज़माने में उसको तंत्र विद्या कहते हैं। जो भी टेक्नोलॉजी आ रही है उसकी पहले इमेजिनेशन हो चुकी है, या तो आपकी पास्ट जनरेशन में या किसी मूवी में, उसके बाद ही वो इम्प्लीमेंट हो रही है। अगर आपको घर भी बनाना है तो पहले आप नक्शा मन में बनाते हो, फिर पेपर पे उतरता है। हाँ सौम्य, तो जहाँ तक मेरी अंडरस्टैंडिंग की बात है कि मुझे कुछ चीज़ें, काफ़ी हद तक चीज़ें समझ में आई है कि क्या 5G है, 5th जनरेशन है, क्या क्या होने वाला है। तो वैसे ही जैसे हमारे एक और गेस्ट हैं कुशल नागर जी, उन्हें कुछ आप थोड़ा सा जो उनके कुछ सवाल है अगर उनको क्लेरिफाई कर पाएंगे तो बड़ा अच्छा रहेगा। हाँ कुशल जी, स्वागत है आपका बहुत बहुत। पूछिए, आपकी क्या क्यूरियोसिटी थी? मेरे को आपकी सारे पॉडकास्ट में जो आपने 5G के बारे में बात करी, मेरे को उसमें से कुछ क्यूरियोसिटी उत्पन्न हुई, तो वो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। जैसे कि आपने बीच में पक्षियों के बारे में बात करी थी कि पक्षियाँ वेव छोड़ के जाती है, अपनी अलग ही वेव रहती है उनकी, वो बस वही अंडरस्टैंड कर पाती हैं, उसको कहीं ना कहीं रेडिएशन इफेक्ट करती है। तो जहाँ तक अपन देखा जाए तो थोड़ी बहुत नहीं, वो बहुत कुछ इफेक्ट करती है। कि बहुत सारी चिड़ियाँ नहीं, अधिकतर जैसे कि पक्षियाँ जो लॉन्ग रूट कवर करते हैं, मतलब वेरी टू वेरी करते हैं वो एक कंट्री से दूसरी कंट्री, तो वो बहुत सारी बार पहुंच नहीं पाते और उनकी बहुत अधिकतम संख्याओं में लाशें मिलती हैं। तो उसमें रेडिएशन का काम, मतलब रेडिएशन हार्म तो करता है एक प्रकार से, पर इसमें गवर्नमेंट की एक स्टेप हो सकती है थोड़े समय बाद, अगर गवर्नमेंट चाहे तो। जैसे फाइबर केबल जो बिछाई है वो गली गली में, जैसे लाइट के जो तार थे उन खंभों पे बिछा दी उन्होंने। तो उसका इसलिए बिछाई है फाइबर केबल ताकि रेडिएशन को कम कर सकें। फाइबर केबल जहाँ पे जिस घर में आपको इंटरनेट कनेक्शन या नेटवर्क कनेक्शन चाहिए,
फाइबर केबल आपके घर के सामने डली है, हल्का सा कट लगाया, उस तार के माध्यम से रेडिएशन भेजेंगे घर में, हवा का काम ही बंद कर देंगे, ओपन एयर का, ओपन स्पेस का काम ही बंद हो जाएगा। पर अभी नहीं हो पाएगा, इसके लिए थोड़ा टाइम लगेगा, थोड़ी टेक्नोलॉजी और इनोवेट होएगी, फिर हो पाएगा। तो जैसा कि 5G में अपन देखते हैं कि स्वाभाविक बात है 5G आएगा तो उसमें रेडिएशन ज़्यादा होगी, तो उसे तो और दिक्कत की बात हो गई अपने पक्षी बंधुओं के लिए। हो तो गई है, पर इंसानों को ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है। और अगर अपन ऐसे देखा जाए फ़ायदे और नुकसान के हिसाब से, तो इंसानों का अगर फ़ायदा हो रहा है एट प्रेजेंट और जानवरों का नुकसान हो रहा है, तो आज से थोड़े समय बाद, 5, 6, 7 साल बाद, इंसान कुछ ऐसा डेवलप कर लेगा, ऐसी कोई टेक्नोलॉजी ले आएगा कि भाई वो जानवरों के साथ भी सक्षम रहे, जानवर भी कंफर्टेबल रहें। जैसे अमेरिका में क्या होता है, जानवरों के लिए एक स्पेशल जगह रहती है। कुत्ता है तो भाई वो इसी जगह में रहेगा, गाय है तो वो एक स्पेसिफिक जगह में रहेगी, इंसानों के साथ वहाँ कोई भी नहीं रहता है। तो इंडिया में भी ऐसा होना चाहिए कि सबके लिए एक अलग अलग जगह अलॉट कर दें। जंगल में इंसानों का जाना प्रतिबंधित कर दें और जानवरों का इधर आना प्रतिबंधित कर दें। अब जैसा कि आपकी बात से मैं सहमत हूँ बिल्कुल। बाकी वो पक्षी क्या करे जो इस देश से उस देश जाते हैं अपने खाली खाने के लिए, सीजनल जो उनको खाना मिलता है उसके लिए वेरी करते हैं इधर से उधर, तो उसके लिए क्या कर सकते हैं आप? उसके लिए ऐसा है कि जैसे पक्षियों की उम्र ज़्यादा नहीं रहती, अगर वो एक देश से दूसरे देश में ट्रैवल कर रहे हैं तो 7-8 दिन तो रहेगा वो जिस भी देश में गया है। अब 7-8 दिन मैक्सिमम रहते हैं एक जानवर, एक एनिमल के लिए कि वो उस एनवायरनमेंट में ढल जाए। तो बहुत सारे पक्षी आते भी नहीं है पुराने एनवायरनमेंट में, हो सकता है वो रास्ता भूल जाते हों, या ये भी हो सकता है कि उनको दूसरा एनवायरनमेंट पसंद आ जाता हो इसलिए ना आते हों, इसकी पॉसिबिलिटी है। अच्छा, ये तो मेरा क्वेश्चन क्लियर हो गया। अब एक और क्वेश्चन था मेरा, जैसा कि आपने बीच में बोला था कि लोग अमेज़ोन को ज़्यादा प्रेफर करते हैं, फ्लिपकार्ट, मतलब जितनी भी ऑनलाइन वेबसाइट है उन सबको ज़्यादा प्रेफर करते हैं, ई-कॉमर्स वेबसाइट। जी, ई-कॉमर्स वेबसाइट को। तो इसमें आपको नहीं लगता है छोटे छोटे जो बिजनेसमैन या एंटरप्रेन्योर है इनको बहुत नुकसान है? इनको नुकसान है, बहुत ज़्यादा नुकसान है। इसके लिए क्या करना चाहिए गवर्नमेंट को, या फिर एक यूनियन क्रिएट कर लो आपके स्पेसिफिक शहर में, एक ही जगह पे सारी चीज़ें अवेलेबल करवा दो। जैसे मॉल में क्या होता है, सारी चीज़ें एक ही जगह पे मिल जाती हैं आपको। हाँ, तो मैंने आपकी ये बात मानी। बाकी हर कोई तो ये अफोर्ड नहीं कर सकता। जैसे किसी की एक छोटी सी दुकान है मोबाइल की, अपन एक एग्जांपल लेते हैं कि तो वो थोड़ी नहीं ये सब, जैसे कि आईफोन भी रख लिया उसने, वन प्लस भी रख लिया, मतलब छोटा शहर है तो आईफोन और वन प्लस तो आप रख ही नहीं सकते हो, यहाँ पे आपको नहीं मिलेगा ये। छोटे शहर में भी बहुत सारे करोड़पति लोग होते हैं जो अफोर्ड कर सकते हैं, उनके लिए तो चॉइस है। पर बाकी मैं आपको बस इतना सा क्वेश्चन था मेरा कि अपन क्या उनको आगे बढ़ाने के लिए कुछ सजेशन? आगे बढ़ाने के लिए ये सजेशन है कि वो भी अपना बिजनेस ऑनलाइन ले जाएं। तो आपने जैसा बताया मेरे को कि ये ऑनलाइन शिफ्ट हो जाते हैं, तो जैसे कि अब देखा जाए तो सेल्फ एम्प्लॉयड जिसको अपन बिजनेसमैन बोलते हैं, वो उनके पास इतनी टीम नहीं रहती है, इतना कैपिटल नहीं रहता है कि वो एक साथ इतना लगा दे और इतना एकदम से लगा दे। तो जो छोटे छोटे स्तरों पे मैं आपसे उनकी बात पूछना चाहता हूँ कि वो क्या करें? हाँ, तो इसमें जो है, जैसे अगर अपन ई कॉमर्स की बात करें अभी, तो ई कॉमर्स जो है वो प्रॉफिट में नहीं है कोई। प्रॉफिट जब वो कमाएगा तो बहुत तगड़ा प्रॉफिट कमाएगा। अभी सारे ई कॉमर्स, अमेज़ोन, फ्लिपकार्ट, स्नैपडील, मिंत्रा, जो भी हो गया, सब लॉस में चल रहे हैं, क्योंकि अभी उनको कस्टमर को अट्रैक्शन देना है, कस्टमर को लुभाना है, तो अपना सामान थोड़ा सा सस्ते में भी बेचते हैं। पर जो छोटा रिटेलर है वो ऐसा कर नहीं सकता, क्योंकि उसको घर चलाना, उसके पास ज़्यादा कैपिटल नहीं है। तो इसके लिए गवर्नमेंट को फंडिंग करनी चाहिए छोटे रिटेलर्स को, छोटे इन्वेस्टर्स को, कि वो नई नई स्कीम्स लाएं। एक बार स्कीम के ज़रिए आप तक प्रोडक्ट पहुंच गया, और अगर प्रोडक्ट इतना अच्छा बना था कि आपको पसंद आ गया, तो आप उसको फिर, आपका जैसे 1 साल में ख़राब हो गया तो अगले साल फिर तुरंत लेने जाओगे, तीसरे साल फिर लेने जाओगे। जैसे गाड़ी का एग्जांपल हो गया, गाड़ी आज एक बेसिक नीड हो गई है, अगर ख़राब होती है तो अपन तुरंत लेने चले जाते हैं। तो ऐसा ही इसमें भी होना चाहिए कि आपको अपना प्रोडक्ट इतना अच्छा, शानदार बनाना चाहिए कि उसके बिना कोई रह नहीं सके। जैसा कि आपने बोला कि इनको टाइम लगेगा, तो स्वाभाविक बात है लगेगा। बाकी ये पूछना चाह रहा था मैं कि जैसे कि जो ऑनलाइन वेबसाइट है, ये बिग बिलियन डेज आते हैं या कोई सा भी फेस्टिवल था, जब उसके वो ऑफर निकालते हैं, तो उसमें बहुत सारे कस्टमरों की एक वो
शिकायत रहती है कि उसमें बहुत सारे फ्रॉड आइटम आ जाते हैं। फ्रॉड आइटम मीन्स कॉपी आइटम। जैसे अपन ने फॉर एग्जांपल आईफोन ट्रेंड में चल रहा है, सबको पसंद है वो, तो अपन उसको आईफोन मंगवाया, बिग बिलियन डे में देखते हैं अपन 10-10 हज़ार रुपये सस्ते हो जाते हैं फ़ोन। तो कहीं ना कहीं तो उसमें भी कुछ कुछ डिफेक्ट रहता होगा। और वहीं अगर अपन किसी अपने पास वाले एंटरप्रेन्योर या मोबाइल शॉप से खरीदें तो वो बिल्कुल जेन्युइन प्रोडक्ट देगा। तो जैसे आपने फेक प्रोडक्ट्स का बताया, तो उसमें क्या होता है, कभी कभी स्पेलिंग मिस्टेक कर देते हैं जो दूसरी कंपनी वाले रहते हैं, उनका सामान बिकता नहीं है। तो जो कंपनी ट्रेंड में है उसी नाम से प्रोडक्ट ले आते हैं, हल्का सा लोगो में डिज़ाइन चेंज कर देते हैं, हल्का सा स्पेलिंग चेंज कर देते हैं, फ़ॉन्ट बड़ा या छोटा कर देते हैं ओरिजिनल से, ताकि लोगों को लगे कि हाँ ये वन एंड द सेम थिंग है, बट ऐसा होता नहीं है। अगर आपको क्रॉस वेरीफाई करना है कि प्रोडक्ट सही है या नहीं है, तो जो भी कंपनी है, वीवो हो गई, ओप्पो हो गई, एप्पल हो गई, इनके अपने वेबसाइट पे स्कैनर डले हुए हैं, इनके होलो मार्क डले हुए हैं, ट्रेडमार्क डला हुआ है, उससे जाके आप स्कैन करके प्रोडक्ट की उसको जेन्युइन प्रोडक्ट है कि नहीं उसको समझ सकते होगे। जी, ये आपने बिल्कुल सही बात बोली। तो ऐसा आप अवेयरनेस रह सकते हैं अपने प्रोडक्ट के लिए। और मैं आपसे गुजारिश करना चाहता हूँ कि आप ज़्यादा से ज़्यादा ऑनलाइन को प्रेफर ना करें और छोटे छोटे एंटरप्रेन्योर को प्रेफर करें। हाँ, मैं सहमत तो हूँ इस बात से, पर जैसे वक्त बदला है तो टेक्नोलॉजी के साथ इनोवेट होना ज़रूरी है। जो छोटे छोटे व्यापारी हैं उनको भी यही सजेशन रहेगा कि वो भी ऑनलाइन में आए। शुरू में थोड़ी दिक्कत आएगी आपको, जैसे कि अगर हम बेंगलोर जो मेट्रोपॉलिटन सिटी उसकी बात करें, वहाँ पे उबर ऑटो, ओला ऑटो के 100 रुपये लगते हैं 2 किलोमीटर के, और अगर आप सिंपल ऑटो से या टैक्सी से ट्रैवल करते हो तो 30 रुपये लगते हैं 2 किलोमीटर के। मतलब फ़ायदा तो आपका ही हो रहा है ना। अगर आप ऑनलाइन जा रहे हो, आप थोड़ी सी कंडीशन दे रहे हो कस्टमर को, एयर कंडीशन टैक्सी दे रहे हो, फ़ायदा आपका भी हो रहा है, और जो पैसेंजर आपके उसमें ट्रैवल कर रहा उसको भी फ़ायदा हो रहा है, उसको भी वो मिल रही हैंगी फैसिलिटीज़। तो ये तो बात हो गई बॉम्बे की, पर अपन लोग रहते हैं 3 टायर सिटी में। तो यहाँ तो इतनी जल्दी अपग्रेडेशन आपको भी पता है हो नहीं सकता। आप भी उसके मानते होंगे बात। तो यहाँ पे क्या है कि उनको कैपिटल कम रहती है, उनके पास अक्सर पे रोजगार, तो अपने को उनको सपोर्ट करना चाहिए। तो ऐसी सपोर्ट से वो एक दिन ऑनलाइन आ जाएंगे और वो भी बड़ा प्रॉफिट कमाएंगे। जैसे कि इन्फॉर्मेटिव वर्ल्ड है, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है, और आज का जो यूथ है वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो गया, उसको हर चीज़ का ज्ञान है। टेक्नोलॉजी का तो भरपूर ज्ञान है, जो ज्ञान बड़ों को नहीं रहता वो बच्चों को रहता है। तो जो लोकल वेंडर्स हैं, स्ट्रीट वेंडर्स हैं, रिटेलर्स हो गए, वो यूथ की हेल्प ले सकते हैंगे सीखने में और अपना एक्सपांड करने में। एडवर्टाइजमेंट के भी अलग अलग लेवल रहते हैं, इतने अच्छे से बड़ा नहीं कर सकता जितने अच्छे से एक यूथ उसको बता देगा। यूथ मतलब बच्चे 17, 18, 19 साल के। बिल्कुल, ये आपने बिल्कुल पॉइंट की बात करी है। तो मैं आपकी सारी बातों से सहमत हूँ। इतने बड़े समुद्र जैसे ज्ञान में से हमने एक बाल्टी से जैसा छोटा सा ज्ञान निकालने की कोशिश करी है हमारे सौम्य भैया की मदद से। तो आई होप आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा और आप पसंद करेंगे। तो आने वाले समय में और भी अच्छी अच्छी चीज़ें आती रहेंगी। और आज जो भी बात करी मैंने या नयन, नागर ने, कुशल ने, तो उसके पीछे कहीं ना कुछ सोर्स था। हमारा खुद का ज्ञान नहीं था, क्योंकि कोई भी ज्ञानी नहीं है, कोई भी अज्ञानी नहीं है। कहीं ना कहीं से हमारा पुराना ज्ञान था, रिसर्चेस थी, न्यूज़पेपर्स थे, मैगजीन्स थी, वेबसाइट्स थी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो वही नॉलेज हमने कम शब्दों में, आसान शब्दों में, नॉन टेक्निकल लैंग्वेज में आप तक डिलीवर करने की कोशिश करी है। आगे भी हम करते रहेंगे। बहुत बिजी व्यक्तित्व रहता है हमारे सौम्य भैया का, आईआईटी में है ये, तो बड़ी मुश्किल से टाइम निकाल पाते हैं। आपको बहुत बहुत धन्यवाद सौम्य भैया, आपने हमारे लिए टाइम निकाला। तो दैट्स ऑल ऑफ टुडे। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।